सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम 2016 के मैथ के पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन देखने वाले हैं। पूरे 18 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अच्छे से समझ लेना, क्योंकि क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे इसी टाइप के आएंगे, कुछ भी अलग से नहीं आएगा। तो आप लोग एनालाइज कर सकते हो कि कैसे क्वेश्चन लगते हैं और उनको कैसे हमको लगाना है। तो ये सभी बातें आपको इस वीडियो में मैं डिस्कस कराऊंगा। तो एक बार जितने भी साथी हैं वीडियो को शेयर कर देंगे, और जितने भी साथी नए हैं वो अभी कुछ भी नहीं करेंगे, बिल्कुल अंत तक वीडियो वॉच करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तब वीडियो को लाइक करेंगे, अदरवाइज नो लाइक, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लिखा है कि परिमेय संख्या -4/9 से छोटी परिमेय संख्या है। अति लघुत्तरीय प्रश्न करा रहा हूं। -4/9 से छोटी परिमेय संख्या है। पहला ऑप्शन है -1/9, दूसरा ऑप्शन है 0.2/9, तीसरा ऑप्शन है 4/9 और चौथा ऑप्शन है -7/9। तो ये बात होती है, ठीक है ना। देखिए इस कंडीशन में क्या लॉजिक होता है जरा समझना। इस कंडीशन में क्या लॉजिक होता है जरा समझना। पहली बात, अगर किसी परिमेय संख्या को हमको बड़ा या छोटा देखना है कि वह बड़ा है या छोटी है, तो उसको सबसे पहले उसके क्या होने चाहिए, हर बराबर होने चाहिए। अगर किसी दो परिमेय संख्या, जैसे एक p/q दे दिया गया और दूसरा x/y, दो परिमेय संख्या दे दिया गया, आपसे पूछा गया कि यह बड़ी है कि यह बड़ी है, तो ऐसे आप नहीं बता सकते हो जब तक आपको हर बराबर नहीं होंगे। जब तक हर बराबर नहीं होंगे तब तक आप नहीं बता सकते हो। इसमें तो आपका एक लॉजिक लग गया। आप देखोगे यहां पर 9 हर बराबर हैं और प्रत्येक ऑप्शन का भी हर 9 है, यानी कि सभी हर क्या हैं, बराबर हैं। जब हर बराबर हो जाएंगे तब दूसरी कंडीशन, जिसका अंश छोटा व छोटी, जिसका अंश छोटा होगा वह परिमेय संख्या छोटी होगी और जिसका अंश बड़ा होगा वो परिमेय संख्या बड़ी होगी। बस इतनी सी कहानी होती है। सबसे पहले अगर हर बराबर नहीं है तो हर हमको बराबर करना पड़ता है। कितनी भी परिमेय संख्याएं दी हो, 2, 4, 10, 12, अगर उसमें सबसे बड़ी सबसे छोटी पूछा है, एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर हर बराबर दिए गए हैं, ऐसे क्वेश्चनों की तरह अगर हर बराबर दिए गए हैं तो कुछ नहीं करेंगे, जिसका अंश छोटा है वो सबसे छोटी और जिसका अंश बड़ा है वो सबसे बड़ी, ठीक है ना। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो चीज समझना। बहुत से साथी मेरे आंसर दे रहे हैं कि सर ये हो जाएगा, तो वेरी गुड भाई, ऐसे ही आप लोग मेहनत करते रहिए। देखिए संख्या मेरी क्या है, संख्या मेरी है -4/9। हमसे इससे छोटी पूछा गया है, क्योंकि हमसे इसी से तो छोटी पूछा गया है, तो इससे छोटी की बात करें। अगर मैं पहले की बात करूं, पहले ऑप्शन की, तो पहला ऑप्शन है -1/9। -1/9 भैया हर तो सेम है, बात कर लें हर की तो सेम है, लेकिन -4 छोटा है, किससे छोटा है, -1 से। अरे छोटा है कि नहीं छोटा, क्योंकि -1 में जैसे मैंने 0 यहां पर अंकित कर लिया, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, 3, 4, 5, ऐसे करके संख्याएं होती ना। इधर होता -1, -2, -3, -4, -5, -6, ऐसे करके संख्याएं होती। तो मैंने बताया था 0 से नजदीक कौन है, तो 0 से नजदीक -1 है, तो -1 बड़ा है -4 से बड़ा है -1। तो कहने का मतलब ये तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। बात करें यहां पर तो ये तो डेफिनेटली नहीं होगा, क्योंकि यहां पर 0.2 तो इससे बहुत बड़ा है, इससे बहुत बड़ा है। फिर बात करें 4/9, ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 4 बड़ा है, क्योंकि ये धनात्मक है। देखो कितना गैप है, इतना गैप है कि नहीं है, इतना बड़ा है कि नहीं बड़ा है। हमको इससे छोटी बताना है, तो इससे छोटी तो हमारी ये लग रही है -7/9, क्योंकि भैया हर बराबर हैं और 7 छोटा है किससे, -4 से, क्योंकि -7 इसके बाद है तो आएगा। अगर 8 होता तो 8 आ जाता, अगर 9 होता तो 9 आ जाता, तो -7 बाद में आ रहा है, इसका मतलब छोटा। -4 से छोटा है -7, और मैंने बताया जिसका अंश छोटा होगा वो छोटी हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि -4/9 हमारा परम सत्य आंसर हो जाएगा। आप लोग सोच रहे होंगे नॉर्मल सी बातों के लिए आप इतना टाइम क्यों देते हो। भैया मेरे इतना टाइम देने की जरूरत है, क्योंकि जो नए स्टूडेंट हैं उनको ये चीज समझने की जरूरत है कि ऐसे अगर मैं ऑप्शन बता दूंगा ऑप्शन नंबर 4 राइट है,
तो फायदा क्या है? ऐसे तो उत्तर बुक में भी दिए रहते हैं, आप लोग देख सकते हो, ऐसे बुक में भी दिए होंगे। पूरा लॉजिक बताना जरूरी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। और मैं फिर से बता दे रहा हूं, ये पूरा पेपर आज 2016 का मैं सॉल्व कराऊंगा। आप लोग वीडियो को छोड़कर मत जाना, आपको एनालाइज हो जाएगा कि अभी तक आपने जितना पढ़ा है क्या उसी टाइप से प्रश्न आते हैं, क्या उसी टाइप से प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। दूसरा नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो कह रहा 16, 32, 64 का लासा। 16, 32, 64 का हमको क्या बताना है? लासा बताना है। लासा बताना है 16, 32 और 64 का, ठीक है ना। तो देखिए लासा निकालना बहुत आसान है, मैंने आपको बताया गुणनखंड विधि से निकाल लीजिए, चाहे आप भाग विधि से निकाल लीजिए। तो अगर मैं यहाँ पर भाग विधि का प्रयोग करूंगा, अगर मैं यहाँ पर 16, 32 और अगर मैं 64 के गुणनखंड करूंगा भाग विधि से, तो यहाँ पर देखिए सम है, सभी 2 से कट जाएंगी, 2 से कट जाएंगे क्योंकि सम है। तो ये हो जाएगा मेरे 2 8 16, 16 दूना 32 और 2 3 6, 2 दूनी 4। फिर से हम इसको 2 से काट सकते हैं, 2 चौके 8, 2 8 16 और 2 1 कम 2, 2 छंग 12। अब हम इसको 4 से काट सकते हैं, हम दोहाई से काटते चले जाए तो हम 4 से भी काट सकते। 4 1 कम 4, 4 दूनी 8 और 4 चौके 16। 4 से 1 टाइम काट देते हैं, फिर से 2 बचेगा, 4 1 कम 4, फिर 2 को काट सकते हैं, 2 1 कम 2। अब जितना आया है ये सब, इनका सबका आपस में मल्टीप्लाई, 2 आया है 3 बार और 4 आया है 2 बार, यानी 2 की पावर 3 और गुणे 4 की पावर 2। यहाँ पर 2 की पावर 3 8 हो जाएगा और गुणे 4 की पावर तो हो जाएगा 4 चौके 16 और 16 8 कितना होता है भाई, आप लोग जानते हो। देखिए 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 16 गुणे 8 कितना हो जाएगा, देखिए 1 2 3 1 2, तो वही लिख दिए हैं, समझ कर चल रहा। तो 8 छंग 48 के 8 हासिल आ गया 4, 8 छंग 48 के 8 हासिल आ गया 4, 8 1 कम 8 4 12, कितना आ गया 128 आ गया, 128 आ गया। लेकिन भाई अगर ऑप्शन में 128 नहीं है तब क्या करोगे? तब आप इसके एक बार क्या करना, गुणनखंड विधि से आप लोग इसको निकाल कर देख लेना। अगर गुणनखंड विधि से निकालोगे 16, 32 और क्या है तुम्हारा 64, अब अगर आप इसके गुणनखंड विधि से निकालोगे तब क्या जाएगा, देखिए 16 को क्या कह सकते हैं, 2 की पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की पावर 4, और 32 को कह सकते हैं 2 की पावर 5 और 64 को कह सकते हैं 2 की पावर 6, यही तो कह सकते हैं। तो सबसे बड़ी पावर लेते हैं एलसीएम में, तो कहने का मतलब 2 की पावर 6 लेंगे, 2 की पावर 6 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64, तो ये 64 हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए कभी कभी एलसीएम भाग विधि से और गुणनखंड विधि से अलग अलग आ सकता है, लेकिन याद रखना एलसीएम बड़ी संख्या आएगी बस, और बड़ी संख्या दी हुई संख्याओं से डिवाइड होगी। तो जितने भी लोगों का डाउट था, किसी का आंसर 128 आ रहा होगा, किसी का आंसर 64 आ रहा होगा, डिपेंड करेगा ऑप्शन के ऊपर, क्योंकि 28 भी इन संख्याओं से डिवाइड है, 28 भी दी हुई संख्याओं से भाग जा रहा है, और ये जो 64 आया है, ओनली 64 जो आया है ये भी दी हुई संख्याओं से भाग जा रहा। तो ऑप्शन में अगर 64 है तो 64 राइट आंसर, अगर नहीं है तो 128 राइट आंसर। अब आप सोचोगे सर अगर ऑप्शन में नहीं है, अगर ये ऑप्शन में नहीं आ रहा है तो क्या हो जाएगा? तो भाई अगर क्वेश्चन गुणनखंड विधि से कहेगा तो 64 आंसर है, अगर भाग विधि से कहेगा तो 128 आंसर है। मल्टीप्लाई करा के देख लो, 2 दूनी 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 दूना 128, तो 128 भी सही है तो 64 भी सही है। एक एक पॉइंट को बता रहा हूं क्योंकि टाइम बहुत कम है, केवल उन्हीं के लिए क्लास है जिनको कुछ करना है, और जिनको कुछ नहीं करना है वो मत देखें, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे, तीसरे नंबर क्वेश्चन पे पढ़ते हैं और समझते हैं क्वेश्चन को क्या कह रहा है, ठीक है ना। बिल्कुल बात करेंगे तीसरे नंबर क्वेश्चन की। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, समीकरण एक दिया गया है, एक समीकरण दिया गया है, देखते हैं क्या समीकरण। तो समीकरण दिया गया है हमको 1.5y माइनस का 7 बराबर का 0.5y का हल है। इसको हल करो भैया, इसको हल करो, क्या हो जाएगा 1.5y माइनस का 7 बराबर का 0.5y। इस समीकरण को हल करके बताइए क्या आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए समीकरण में क्या होता है, हमको चर का मान निकालना पड़ता है।
चाहे जो चर हो, चाहे ए हो, बी हो, सी हो, वाई हो, एक्स हो, एम हो, एन हो, कुछ भी हो, उसका मान निकालना पड़ता है। और उसका मान निकालने का सीधा तरीका है कि चर वालों को एक तरफ ले आओ, जुड़े तो जोड़ो और घटे तो घटा लो, या फिर अचर वालों को एक तरफ ले जाओ, चर वालों को एक तरफ, सिंपल से आंसर आ जाएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं माय डियर, तो यहां पर हो जाएगा 1.5 वाई, ये मेरा 0.5 वाई, इधर भैया बराबर के इस तरफ प्लस में है और बराबर के इस तरफ आएगा, तो बहुत बार बताया प्लस किस में हो जाता है, माइनस में, 0.5 वाई हो जाएगा बराबर। यहां पर ये जो 7 है माइनस में है, माइनस से उधर जाएगा प्लस में, तो प्लस का 7 हो जाएगा, तो यहां प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए अगर 1.5 से 0.5 वाई घटा देंगे तो यहां पर वाई बच जाएगा 1 वाई बराबर 7, 1 वाई बराबर 7 बच जाएगा। यहां पर आप सिंपल y बराबर 7 भी कह सकते हो। अब कुछ लोग हैं कहेंगे सर ये ऐसा नहीं होता है, ऐसा क्यों होता है, तो समझो, तो उसका भी लॉजिक समझ लो, पूरी एक एक बात बताऊंगा आज। देखिए यहां पर अगर 1.5 वाई से अगर आप लोग 0.5 वाई घटा दोगे, 0.5 वाई लेस कर दोगे बराबर 7, तो यहां पर y बचेगा 1 वाई बराबर 7 बचेगा कि नहीं बचेगा, 1 वाई बराबर 7 बचेगा। y का मान निकालोगे, 1 गुणे में उस तरफ जाएगा बटे में, तो y बराबर हो जाएगा 7 बटे का 1। तो मैंने बताया था इसको 7 बटे 1 कहो चाहे 7 कहो, बात एक ही होती है। क्यों एक होती है, क्योंकि प्रत्येक संख्या के नीचे बटे 1 मान के उसको परिमेय संख्या बना सकते हैं। तो जब मान सकते हैं तो लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो यही लॉजिक यहाँ पर लगा है जो कि ये काम होता है। तो याद रखना, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जितने भी लोगों का 7 आंसर आ रहा था बहुत जबरदस्त, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला हमारा क्वेश्चन क्या कहा गया है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है वो समझते हैं हम लोग। कहा गया एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर है। एक भुजा दी गई है, तो हमसे क्या पूछे है वो देखते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको दिया गया है, 4 नंबर क्वेश्चन है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर है। 45 वर्ग सेंटीमीटर है किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल, और आधार 15 सेंटीमीटर है। आधार हमको दिया गया है 15 सेंटीमीटर। आधार दिया गया है 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन हमसे पूछा क्या गया है, त्रिभुज की संगत भुजाएं होंगी। त्रिभुज की संगत भुजाएं होंगी, संगत ऊंचाई होगी। त्रिभुज की संगत ऊंचाई, या आप इसको ऊंचाई कह सकते हो। त्रिभुज की ऊंचाई बताओ, त्रिभुज की ऊंचाई बताओ, ठीक है ना। क्वेश्चन में संगत ऊंचाई लिखा है, मैंने संगत नहीं लिखा है, बात एक ही होती है। तो देखिए मैंने आप लोगों को एक लॉजिक बताया था। क्या लॉजिक बताया था कि जब कभी किसी त्रिभुज में आधार या फिर ऊंचाई ये दिया होगा, आधार और गुणे ऊंचाई अगर दिया होगा, यानी आधार और ऊंचाई दिया होगा, तो वही समझ लेंगे त्रिभुज कैसा होता है। त्रिभुज वो हमेशा समकोण होगा। अगर किसी क्वेश्चन में आधार और ऊंचाई दिए हैं तो सीधे समझ जाएंगे त्रिभुज हमारा समकोण त्रिभुज होगा। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया। तो एरिया होता है 1/2 गुणे बेस गुणे हाइट, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। इसी फार्मूले से हम लोग क्वेश्चन को लगाते हैं। देखिए मैंने कई बार बताया भाई, ज्योमेट्री एक ऐसी सब्जेक्ट है जो फार्मूले बेस होते हैं। फार्मूला आपको जरूर पता होना चाहिए। बस इस क्वेश्चन को देखिए कितने आसानी से लगा सकते हो। और इससे पहले मैंने ये क्वेश्चन कराया भी है, हमको पता है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे हाइट गुणे का बेस। यहां पर क्षेत्रफल दिया गया कितना, तो क्षेत्रफल दिया गया 45, यहां रख लेंगे 45। यहां हो जाएगा 1/2 गुणे बेस कितना है भाई, बेस देखिए 15 दिया गया है, तो बेस हो जाएगा मेरा 15, और गुणे हमको यहाँ पर ऊंचाई बताना था तो ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर हाइट बेस आप क्रम बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जो पहले रख लो, क्योंकि गुणा क्रम विनिमय नियम कहता है कि अगर 2 गुणे 5 लिखोगे तब भी 10 आएगा, और 5 गुणे 2 लिखोगे तब भी 10 आएगा। तो ये दिक्कत मत लेना, ठीक है ना। हाँ, ये कंफ्यूजन मत होना। देखिए कल मैंने बताया था लंबाई गुणे चौड़ाई, ये लंबाई गुणे चौड़ाई। तो भैया अगर 5 गुणे 6 है तो चाहे 6 गुणे 5 रखो, आएगा तो 30 ही आएगा, तो 30 ही। तो इसमें आप लोग डाउट ना लिया करिए भैया,
ये इसमें डाउट मत लिया करिए, अगर 2 गुणे 5 करोगे और 5 गुणे 2 करोगे तब भी 1 का आएगा, वही आएगा जो आता है। देखिए अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर 2 किस्में हैं भैया मेरा, बटे में इस तरफ आएगा, गुणे में हो जाएगा। कहने का मतलब हो जाएगा 45 और गुणे का 2, 15 गुणे में इस तरफ आएगा, बटे में हो जाएगा 15 बराबर का उधर h बचा। इतने में कोई दिक्कत नहीं, काट सकते इसको, 15 एकम 15, 15 तिया 45, 15 एकम 15, 15 तिया 45 और 3 दूनी 6, तो हाइट बराबर क्या आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। यानी संगत ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। नोट कर सकते हो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमारे जो थे वो हमारे जो 60 आंसर थे वो खत्म हो चुके हैं। अब अति लघुत्तरीय प्रश्न पर आ चुके हैं हम लोग, अब हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्न पर आ चुके हैं, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं अब हम लोग, 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। ये मेरा 5वां क्वेश्चन था, ये जो मैं लगाया था ये 5वां क्वेश्चन था। अब 6 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कहा गया, ठीक है ना। देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कहा गया। तो 6 नंबर क्वेश्चन कहा गया है, समीकरण हमको दिया गया है। फिर से देखिए, मैंने समीकरण पे बहुत सी क्लासें आपको बताई हैं, तो समीकरण से भैया बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। समीकरण है आपका माइनस का 4x प्लस का 3 बराबर का माइनस का 6x माइनस का 18, माइनस का 6x माइनस का 18 को हल करो। अब बताइए भैया, लगा दीजिए इस क्वेश्चन को लगा दीजिए। माइनस का 4x और प्लस का 3 बराबर माइनस का 6x माइनस का 18। देखिए कई बार बताया है, समीकरण में हमेशा समीकरण में आपको चर का मान निकालना पड़ेगा। कोई भी चर हो सकता है, x y z कोई भी हो सकता है। तो आप लोग चर को एक तरफ ले लीजिए, समीकरण सॉल्व करने का यही तरीका होता है। चरों को एक तरफ ले लीजिए और अचरों को एक तरफ ले लीजिए, जो जुड़े जोड़ लीजिए, जो घटे घटा लीजिए। बस देखिए, अब इस क्वेश्चन को अगर मैं लेकर चलूं, अगर मैं इसी क्वेश्चन को लेकर चलूं भाई साहब, तो ये माइनस का 4x हो जाएगा इधर, ये मेरा 6x बराबर के उस तरफ माइनस में है, और ये इस तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी प्लस का 6x हो जाएगा बराबर। इधर बच गया मेरा माइनस के 18, कोई दिक्कत, और प्लस में 3 था, उस तरफ जाएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा, माइनस के 3 हो जाएगा। बोलिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। बस देखिए, अब यहां पर अगर मैं 6x से 2x घटा दूंगा तो 2x बच जाएगा, और 2x याद रखना, जब कभी विपरीत चिन्ह होंगे तो संख्या हमेशा घटती है। ये माइनस ये प्लस घट जाएगी, तो यहाँ पर 2x, चूंकि 6x बड़ा था इसलिए प्लस में बचा, और बराबर इस तरफ 18 में 3 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। 21 किसका होगा, माइनस का होगा। जब जो सेम चिन्ह होते हैं तो जुड़ जाती है, जिसका चिन्ह वही संख्या बच जाती है। अब x का अगर मैं बात करूं, x का मान निकालूं, तो x बराबर ये हो जाएगा माइनस का 21, 2 गुणे में इस तरफ आएगा बटे में, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर। माइनस का 21 बटे 2 यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उत्तर की जांच करने के लिए क्वेश्चन नहीं कहा गया था, इसलिए हम उत्तर की जांच नहीं करेंगे। अगर आप करना चाहते हैं तो x का मान रख देंगे, उत्तर की जांच आ जाएगी LHS बराबर RHS। बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पे। अब हम लोग बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है, ठीक है ना। ओके चलिए बढ़ते हैं भाई, क्लियर है ना। देखिए सभी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, दिक्कत मत लेना, आपको यहीं से एनालाइज हो जाएगा कि हमको कितना अभी पढ़ने की जरूरत है। और जितने लोगों को पता है कि हमको सब आता है भैया, तो वेरी गुड। अगर आपको सब कुछ आता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। चलिए बात करेंगे यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन की। 8 नंबर क्वेश्चन कहा गया, एक कक्षा की लंबाई 11 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर। कक्षा की लंबाई हमको दी गई है, कक्षा की लंबाई 11 मीटर, लंबाई दी गई है 11 मीटर, और चौड़ाई हमको कितनी दी गई है, 18 मीटर। चौड़ाई दी गई है 18 मीटर हमसे पूछा गया है, और ऊंचाई हमको 5 मीटर दी गई है, ऊंचाई भी दी गई है। ऊंचाई कितनी दी गई है, 5 मीटर। चलिए भैया वेरी गुड क्वेश्चन, ऊंचाई 5 मीटर। कक्षा की 4 दीवारी का क्षेत्रफल बताइए। कक्षा की 4 दीवारी का क्षेत्रफल बताना है भैया, कक्षा की 4 दीवारी का क्षेत्रफल, 4 दीवारी का क्षेत्रफल हमको बताना है। अब इस क्वेश्चन को लगाइए, इस क्वेश्चन को लगाइए।
क्वेश्चन कहा गया एक कक्षा की लंबाई 11 मीटर तथा कक्षा की चौड़ाई 18 मीटर है, उसकी ऊंचाई 5 मीटर है, तो कक्षा की 4 दीवारी का क्षेत्रफल बताइए। देखिए पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, लेकिन मैं रिपीट किए दे रहा हूं तब आपको समझ में आ जाएगा। एक कक्षा की लंबाई 11 मीटर, उसकी ऊंचाई 18 मीटर तथा उसकी चौड़ाई 18 मीटर है। ऊंचाई है तुम्हारी 5 मीटर, चौड़ाई 18 मीटर, लंबाई 11 मीटर, 4 दीवारी का क्षेत्रफल बताइए। अब बताइए इस क्वेश्चन को कैसे लगाओगे, बहुत शानदार, वेरी गुड। चलिए बहुत शानदार। देखिए इस क्वेश्चन में हो सकता है आपको फार्मूला ना पता हो, तो याद रखना जब कभी ऊंचाई दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, ऊंचाई दिया रहेगा क्वेश्चन में, ये बात तो किसकी है, एक आयत की है। ये बात किसकी है, एक आयत की है, क्योंकि हमको पता है अगर ऊंचाई और लंबाई दे रहते हैं तो कैसा हमारा होता है, आकृति आयताकार होती। और जब कभी आयत की बात में ऊंचाई दे दिया जाएगा, जब कभी आयत में ऊंचाई दे दिया जाएगा, क्या होगा, आयत में ऊंचाई दे दिया जाएगा और क्षेत्रफल पूछेगा, तब आपको फार्मूला कौन सा लगाना, आपको परिमाप पता है ना आयत का, 2 लंबाई धन चौड़ाई, ये हो जाएगा फार्मूला। बस ऊंचाई को इसमें मल्टीप्लाई करा देना, 2 लंबाई धन चौड़ाई गुणे का क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा, 2 लंबाई धन चौड़ाई गुणे का ऊंचाई हो जाएगा, बस। ठीक है ना, तो इस फार्मूले से लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। देखिए कैसे लगाएंगे इस फार्मूले से। अगर मैं इस फार्मूले से लगाऊंगा भाई मेरे, तो समझना यहां हो जाएगा 2, लंबाई कितनी है 11, तो ये हो जाएगा 11 प्लस चौड़ाई कितनी है 18, तो ये हो जाएगा 18 गुणे हाइट कितनी है, तो हाइट है 5। अब देखिए सॉल्व करेंगे, 11 दूना कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, प्लस का 18 दूना कितना हो जाएगा 36 गुणे का 5, यही तो हो जाएगा 36 गुणे का 5। अब क्या करेंगे, अब पहले मल्टीप्लाई कराएंगे। 6 पंचे 30 के 0 हासिल आ गया 3, 6 पंचे 30 का 0 हासिल 3, 5 तिया 15, 3 18, 180 और प्लस का 5 तिया 15 और 6 पंचे 30, 180 प्लस का क्या हो जाएगा भैया 22 हो जाएगा, 180 प्लस का 22 हो जाएगा। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 18 और 2 20, यानी कितना आ जाएगा भैया 202 आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कितना आ जाएगा 202 आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दो क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं भाई, इतने में कोई दिक्कत तो नहीं, फिर से समझ लीजिए ना क्या प्रॉब्लम है। देखिए जब कभी ऊंचाई दिया रहेगा तो हमको पता हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे 2, और यहां पर हो जाएगा लंबाई धन चौड़ाई और गुणे का क्या हो जाएगा ऊंचाई हो जाएगा। लंबाई चौड़ाई रख दीजिए, यानी हो जाएगा 2 लंबाई है आपकी 11 और प्लस का चौड़ाई है आपकी 18 और गुणे ऊंचाई आपकी है 5 क्वेश्चन में कहा गया। तो 11 दूना हो जाएगा 22 प्लस 18 दूना हो जाएगा 36 और गुणे का 5। अब पहले गुणा कराओगे तो 5 6 के 30 के 0 हासिल आ गया 3, 5 3 15, 3 18, 180 प्लस का 22। जब इसको जोड़ोगे तो 18 2 20, यानी कि 202 आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या आ जाएगा 202 आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वो भी किस में आएगा भाई वर्ग सेंटीमीटर में, क्योंकि क्षेत्रफल काहे में होता है हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है ना, रेक्टेंगल का क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। तो आशा करते हैं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहा गया, ठीक है ना, उसको समझते हैं 9 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहा गया है। देखिए सब कुछ भाई पढ़े हो आप तो दिक्कत मत लेना, इतनी क्लासें आपको दे दी गई हैं, इतनी क्लासें आपको बता दी गई हैं। अगर आपने एक क्वेश्चन मन से पढ़े हैं भाई, मन से पढ़े, देखिए रेक्टेंगल पर टोटल 5-6 क्लासें आपको दी गई हैं, केवल 5 या 6 क्लासें रेक्टेंगल पर दी गई हैं, तब भी अगर आपके क्वेश्चन छूटे तो भाई बेकार है। ठीक है ना, तो इतनी मेहनत करना बेकार है। 9 नंबर क्वेश्चन कहा गया x² प्लस 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। x² प्लस 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करो जबकि हमको दिया क्या गया है, समझना, तो जबकि हमको दिया गया है x
प्लस 1/x बराबर 2, x प्लस 1/x बराबर 2। तब इस क्वेश्चन को लगाइए, इस क्वेश्चन को लगाइए आसानी के साथ। बहुत बार और बहुत तरीकों से ये क्वेश्चन लग सकता है, आपको लीगल मेथड का प्रयोग करना है तो लगाइए इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को लगाइए। क्या कह रहा है क्वेश्चन उसको समझिए। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए मेरे दोस्तों, मैंने बताया था आपको इसके होल स्क्वायर में कर लीजिए व उसका होल स्क्वायर कर लीजिए। तो कहने का मतलब इसको x प्लस 1/x का होल स्क्वायर कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। अब कुछ लोग पता है क्या कह रहे थे कल, कहे थे सर आप तो बुक से छपाए रहे हो पूरा। अरे भाई अगर बुक से नहीं पढ़ाएंगे, अगर आपकी बुक से नहीं पढ़ाएंगे तो कहाँ के क्वेश्चन पढ़ाएंगे। पेपर में बुक से आता है, बुक से आ जाएंगे पेपर में, तो फिर जितने आपके पंख उड़ रहे हो, जितना उड़ रहे हो ना, सब समझ में आ जाएगा पेपर के बाद। देखिए अब यहाँ पर x प्लस 1/x स्क्वायर कर लेंगे तो ये हमारा बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। और ये होता क्या है, a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, या आप इसको ये भी कह सकते हो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab। ये मैंने आपको बीजगणित वाली क्लास में बताया था। बस सबसे पहले a स्क्वायर रखेंगे, फिर हम 2ab कह सकते हैं, b स्क्वायर, या हम इस फॉर्म में चल सकते हैं। तो देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर बहुत से साथियों का आंसर भी आ रहा है कि सर इतना आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं क्या हो जाएगा। सबसे पहले हो जाएगा x स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1/x स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 गुणे x गुणे का 1/x हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 एक कम क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, x प्लस 1/x बराबर 2 है तो यहाँ पर 2 रख देंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर। इसमें कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर में किसी का मान बताना है। प्लस का 2 एक कम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 हो जाएगा। ये 2 प्लस में इस तरफ आएगा, माइनस में 4 माइनस 2, और इधर क्या बच जाएगा मेरा x स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर। अगर 4 में से 2 चला जाएगा तो 2 बच जाएगा, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कर सकते हो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है ना, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नॉर्मल सा क्वेश्चन था, इतना तो आप कर ही सकते हो। ठीक है ना, चलिए बढ़े अगले क्वेश्चन पे भाई, अगले क्वेश्चन पे बढ़े। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है ना, 9 क्वेश्चन हो चुके हैं, 10 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। पूरे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, पूरा पेपर सॉल्व कराऊंगा, तो दिक्कत मत लेना, दिक्कत मत लेना भाई। आपको समझ में आ रहा है तो जरूर बताइए यस सर समझ में आ रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहा गया है, तो कहा गया है माइनस के 7/9, माइनस के 7/9 कामा माइनस का 5/21, माइनस का 5/21 कामा लगा है, फिर है आपका 2/-3, 2/-3 को आरोही क्रम में लिखो, आरोही क्रम में लिखो। किस क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में लिखो। ये बढ़िया भैया क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। मैंने एक बार कराया भी है, एक बार मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया भी है कि माइनस के 7/9, माइनस के 5/21 और 2/-3 को आरोही क्रम में लिखो। तो देखिए अभी पहला क्वेश्चन में मैंने आपको यही लॉजिक बताने की कोशिश की है, इसीलिए कहते हैं आपको याद रखना है हर बातों को। क्या मैंने बताया, अगर किसी परिमेय संख्या को छोटा या बड़ा लिखते हैं, छोटा या फिर बड़ा लिखते हैं, तो लॉजिक क्या कहता है कि उसका हम तो क्या होना चाहिए, हर बराबर होने चाहिए, हर बराबर होने चाहिए, तभी तो छोटे बड़ा लिख पाएंगे। तो यहाँ पर मेरे दोस्तों हर तो बराबर नहीं है, हर बराबर नहीं किसी परिमेय संख्या का। हर बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। किसका लेंगे, हरों का एलसीएम। 9, 21 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, आप लोग देख सकते हो। 9, 21 और 3 का एलसीएम 3 से कट जाएगा, 3 त्रिक 9, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 7 त्रिक 21, 21 तिया 63, 7 त्रिक 21, 21 तिया 63। एलसीएम कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। बस कोई दिक्कत नहीं है, देखिए कैसे लगा लेंगे, इतना तो आपको क्लियरली समझ में आ ही गया होगा। देखिए इनको लगाने का 2 मेथड है, बुक वाला भी है, ऐसे भी है, लगा सकते हो। देखिए माइनस के 7/9
और ये हमारा क्या बच गया भैया, इधर देखो ये क्या बच गया, माइनस के 5/21। यहाँ क्या बच गया, 2/-3, 2 क्या बच गया, -3। एक काम करिए, सब में यहाँ पर माइनस दिख रहा है ना, तीनों परिमेय संख्याओं में माइनस दिख रहा है, आप लोग माइनस कॉमन ले लीजिए, ये यहाँ से माइनस हटा दीजिए, माइनस आप लोग यहाँ कॉमन ले लीजिए। जैसे कॉमन लेते हो ब्रैकेट लग जाता है, ये चीज पता है। क्या करेंगे, इसका एलसीएम कितना आया, 63 आया, तो 9 सत्ते 63, 7 सत्ता 49, 21 तियां 63 और 5 तियां 15, 3 से हो जाएगा 21 से नीचे गुणा और 21 से ऊपर गुणा। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ है माइनस, खोल लेंगे, 7 सत्ता हो जाएगा भैया 49 बटे 9 सत्ते हो जाएगा 63, यहाँ हो जाएगा 5 तियां 15 और बटे 21 तियां हो जाएगा 63, यहाँ हो जाएगा 21 दूनी 42 और बटे 21 तियां 63 हो जाएगा। अब क्या करेंगे मेरे दोस्त, अब क्या करेंगे, हमको पता है जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर सभी चिन्ह बदल जाते हैं। अब आप क्या करिए, कुछ ना करिए, सिंपल यहाँ सब में माइनस लगा दीजिए, माइनस का 49/63, माइनस का 15 बटे हो जाएगा 63 और माइनस का 42 बटे क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा, माइनस का 42 बटे 63। हमको आरोही क्रम में लिखना था, यानी बढ़ते क्रम में लिखेंगे। किस क्रम में, बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या माइनस के 49 है, क्योंकि माइनस ये 49 बाद में आएगा, तो सबसे पहले आ जाएगी माइनस के 49 बटे का 63। इससे बड़ी कौन सी है, माइनस के 42 बटे 63, तो हो जाएगा माइनस के 42 बटे 63। और इससे बड़ी कौन सी है सबसे लास्ट में, माइनस के 15 बटे 63, माइनस के 15 बटे 63। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर सकते हो, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, नोट कर सकते हो, ठीक है ना। क्लियर है इतना भाई दोस्तों, क्लियर है। अब देखिए, अब जिनको लग रहा है कि मैं बुक का मेथड बता रहा हूं, तो सुनो आप मेरा मेथड, मैं इसको कैसे बताता। देखिए मैं इसको कैसे बताता वो भी समझ लीजिए, दोनों बातें समझना आपके लिए जरूरी है। आज अगर आप टाइम दे दोगे स्टडी पर तो आपको आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने बताया था अगर हर बराबर नहीं तो सिंपल हर बराबर करेंगे, तो माइनस का 7/9 हो जाएगा, माइनस के 15/21 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2/-3। आप सभी स्थानों पर देखोगे 2 स्थानों पर हर धनात्मक है, लेकिन यहाँ हर धनात्मक नहीं है। तो इस हर को धनात्मक करने के लिए हमको पता है -1 से गुणा नीचे कर देंगे और -1 से गुणा ऊपर कर देंगे, क्योंकि अगर हर हमको अंत से मतलब है, हर चाहे ऋणात्मक हो जाए कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा माइनस का 2/3, यही तो हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2/3। इसका एलसीएम लेंगे, इसका सबका एलसीएम, तो 63 आएगा, 9 सत्ते 63, 7 से ऊपर गुणा, 3 से नीचे 3 से ऊपर, और यहाँ पर 21 से नीचे और 21 से ऊपर। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या तो 7 सत्ता 49, ये सबसे छोटी हो जाएगी, माइनस का 49/63। इससे बड़ी कौन सी हो जाएगी, 21 दूना 42, माइनस का 42/63, तो माइनस के 42/63। इससे बड़ी हो जाएगी माइनस के 15/63। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए। तो लॉजिकली चीज आप तो है जैसे समझ लीजिए, डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप चीजों को कितना आसानी से कर सकते हो, आप चीजों को कितना आसानी से कर सकते हो, ठीक है ना। बढ़ते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन पे। कोई दिक्कत तो नहीं भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलिए क्लियर है ना, ओके। अब देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसको लगाने का प्रयास करेंगे, उसको लगाने का प्रयास करेंगे। 10 क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन की बात करेंगे 11 नंबर, 11 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन कहा गया है, क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया है वो समझिए। क्वेश्चन कहा गया 112 माइनस, ये क्वेश्चन मैंने कराया भी है आप लोगों को, इसका लॉजिक भी बताया था। 121 भागे का 11 मल्टीप्लाई का 11, ये हो गया माइनस के 4 हो गया, उसके बाद ये है माइनस मंझले ब्रैकेट में 3 माइनस 8 माइनस का 1, और ये हो जाएगा मेरा सभी ब्रैकेट बंद। ये मेरा क्या हो जाएगा, सभी ब्रैकेट बंद हो जाएंगे, सभी ब्रैकेट क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते याद रखना पूरा 2016 का पेपर सॉल्व करा रहा हूं।
देखिए ऐसे क्वेश्चनों में लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, लोगों के सबसे गलती हो सकती है ऐसे क्वेश्चनों में। जिसने जल्दबाजी किया तो समझ लीजिए, ठीक है ना, जल्दबाजी नहीं करना है। आपको याद रखना ऐसे क्वेश्चनों में बोर्ड मास नियम लगाते हैं। वी बोर्ड मॉस नियम यहाँ पर लग सकता है। वी बोर्ड मॉस, वी से होता है वेनिकुलम बार, जिसको हम लोग बार ब्रैकेट भी बोलते हैं, बार ब्रैकेट भी बोलते हैं। वो ऐसे लगता है संख्याओं के ऊपर ऐसे लगता है। फिर बे से आता है ब्रैकेट। ब्रैकेट आपके 3 प्रकार के होते हैं, बड़े ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट और छोटा ब्रैकेट। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर मंझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। अगर क्वेश्चन में तीनों ब्रैकेट की बात कर रहा, तीनों ब्रैकेट हैं, तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। फिर आपका आ जाता है ऑफ, इसका मतलब होता है का, या सीधे शब्दों में इसका मतलब गुणा। फिर डिवाइड भाग, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। अब देखिए इस क्वेश्चन में बहुत से साथी आंसर दे रहे हैं 103 जितना भी आंसर आ रहा है भाई, एक वेरी गुड, इतना ही आंसर आएगा, 103 ही आएगा, ठीक है ना। देखिए हम यहाँ पर सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एक बात समझिए, यहाँ पर क्या, यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर माइनस है कि नहीं है? ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो जब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के चिन्ह क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। ब्रैकेट है, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर के चिन्ह क्या होते हैं? बदल जाते हैं। ये चीज मैंने आपको लाखों बार बताई है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस के 8 प्लस का 1। इतने में भैया किसी को अगर कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है। सिंपल याद रखना, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। ये ऊपर ब्रैकेट ही तो लगा है, वेनिकुलम बार, या इसको बार ब्रैकेट या इसको रेखिक ब्रैकेट भी बोलते हैं। तो बस ये पहला स्टेप मेरा हो गया, मैंने इस ब्रैकेट को बंद कर दिया, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। माइनस के हो गया 4 और ये हो गया माइनस का 11, मल्टीप्लाई का 11, भागे का आपका हो गया 121, ये ब्रैकेट बंद, माइनस का हो गया 112। अब देखिए इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 और 4 में से 8 जाएगा तो माइनस के 4 बच जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? कोई दिक्कत नहीं है ना भैया। प्लस से प्लस को तो जोड़ेंगे क्या, माइनस प्लस को थोड़ी नहीं जोड़ लेंगे। तो 3 में 1 जोड़े 4, 4 में से 8 गया तो माइनस के 4। ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस के 4, माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा भैया? प्लस के 4 हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, ब्रैकेट के बाहर माइनस तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, यानी 4 प्लस 4। और यहाँ पर क्या हो गया मेरा? 11 गिरे हम 121 और भागे का क्या हो गया? 121, ये ब्रैकेट बंद, माइनस का हो गया 112। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पूरा एकदम अच्छे से समझ लेना। अब देखिए 121 से 121 चला जाएगा, 1 बचेगा। तो कहने का मतलब 1 प्लस का 4 और प्लस का 4 ये हो गया, और माइनस का क्या हो गया? 112 हो गया। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 4 4 8 1 9, कहने का मतलब 112 माइनस के 9। 112 में से 9 जाएगा, कितना बच जाएगा? तो 103 बच जाएगा। 103 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा 103। अब आप कहोगे सर आपने यहाँ पर माइनस क्यों नहीं करा? ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के चिन्ह क्यों नहीं बदले? तो आप इसको ऐसे भी तो कह सकते हो, इसको आप ऐसे भी तो सॉल्व कर सकते हो। यहां पर 112 माइनस है तो अंदर के सभी चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस का 1, माइनस का 4, माइनस का 4, तो माइनस के 9, 112 तो 103 बच जाएगा। तो ये लॉजिक हुआ है यहाँ पर, जो कि मैंने सीधे कर दिया, यही आपके बुक में भी दिया हुआ है। तो ये चीज़ आपको करके एक स्टेप नहीं बढ़ाना है। जब आपको पता है ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 4 4 8 1 9, माइनस के 9 हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के अंदर प्लस में था, तो माइनस के 9, 103 आपका राइट आंसर आ गया। बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे, नोट करिए, फिर बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है ना। देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा। आगे के 2 क्वेश्चन हैं, इसमें जो आपके आगे के 2 क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैंने कल की ही वीडियो में बताए हैं, यानी कि 12 नंबर और 13 नंबर जो आपके 2016 के क्वेश्चन थे वो मैंने कल की वीडियो में ही आपको बताए हैं। तो आप लोग वहां से आपके क्वेश्चन आपने देख लिए हैं, वहां आपने क्वेश्चन देख लिए हैं। मैंने बताया भी कौन सा किस सत्र में पूछा गया, तो वो मैं आज नहीं बताने वाला हूँ, वो मैं आज नहीं बताऊंगा। कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, तो हो सकता है वीडियो लॉन्ग भी हो जाए। तो सीधे आ जाते हैं 11 12 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर है, 0.5 हेक्टेयर है।
आयताकार मैदान का क्षेत्रफल दिया गया हमको, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल दिया गया है 0.5 हेक्टेयर, 0.5 हेक्टेयर, क्या है, हेक्टेयर। आगे क्वेश्चन कहा गया है यदि इस मैदान की एक भुजा 125 मीटर हो, यदि इस मैदान की एक भुजा 125 मीटर हो, इस मैदान की एक भुजा 125 मीटर हो, 125 मीटर हो, तो दूसरी भुजा बताइए, दूसरी भुजा आपको बताना है, दूसरी भुजा बताओ। लग जाइए काम पे। अगर पैमाना आपको याद है जो मैंने बताया था तब आप बता सकते हो, अगर आपको पैमाना याद है तब बता सकते हो, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, जल्दी से सभी साथी बताएंगे। बहुत से साथी मेरे आंसर दे रहे हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि 1 हेक्टेयर बराबर क्या होता है, 1 हेक्टेयर बराबर क्या होता है, 10,000 वर्ग मीटर, 10,000 वर्ग मीटर तो होता है। और हमको बताना कितना है, आधे हेक्टेयर का, यानी 0.5 हेक्टेयर बताना है भैया, क्योंकि आधे हेक्टेयर को बताना है, तो 10,000 का आधा क्या हो जाएगा, 5,000 वर्ग मीटर, 5,000 वर्ग मीटर। अब देखिए आयताकार है मैदान हमारा, तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यानी कि आयताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है भैया लंबाई गुणे चौड़ाई, तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल भी लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। हमको एक भुजा दी गई 125 मीटर, कोई एक रख सकते हैं, चाहे लंबाई रख लीजिए चाहे चौड़ाई रख लीजिए, क्योंकि कहा नहीं गया है कि लंबाई है कि चौड़ाई है, एक भुजा है। आयताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, तो देखिए 5,000 वर्ग मीटर दिया गया है, तो ये हो जाएगा 5,000। कुछ नहीं किए, यूनिट एक में कन्वर्ट किए हैं बस। अब आप कहोगे सर यहाँ पर हेक्टेयर में रख के नहीं सॉल्व कर सकते हैं, नहीं सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि मैथ को सॉल्व करने का फंडा होता है एक यूनिट का होना चाहिए बस। अभी आप यहाँ से सॉल्व कर लेते तो आगे आपको मीटर में बदलना पड़ता, तो वो काम करने के लिए पहले ही कर लीजिए। 125 मेरा काहे में है, गुणे में, इस तरफ आएगा बटे में, यानी हो जाएगा 5,000 बटे का हो जाएगा 125 बराबर का उस तरफ क्या हो जाएगा, चौड़ाई या दूसरी भुजा हो जाएगी, यही तो हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 एक कम 5 बच गया भैया आपका 1,000, और 25 चौके हो गया 100, ये 1 0, यानी चौड़ाई बराबर क्या आ गई, 40 मीटर आ गई, 40 मीटर आ गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कर सकते हो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर 40 मीटर आ गया है, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे बढ़ते हैं। चलिए भाई अब बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है ना। देखिए कुछ पेपर जो होता है वो हार्ड नहीं आता है, ये मत समझिए कि पेपर हार्ड आएगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है, किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं लेनी है, आप पेपर में अच्छे नंबर गेन करके आओगे तो आओगे, ठीक है ना, अच्छे नंबर तो गेन करके आओगे, क्योंकि आपने इतनी मेहनत की है, क्या फालतू में मेहनत की है, वेस्ट थोड़ी नहीं जाएगी मेहनत, आपको समझ में जरूर आया है, आपको अच्छे अंक मिलेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन कहा गया, एक न्याय पंचायत में 2x + 3 ग्राम सभाएं हैं। एक न्याय पंचायत में 2x + 3 ग्राम सभाएं हैं, क्या हैं, ग्राम सभाएं हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहा गया है, तो आगे क्वेश्चन कहा गया है भाई प्रत्येक ग्राम सभा में क्या कहा गया है, x² + 5x + 6, x² + 5x + 6 क्या है भैया, नलकूप हैं, क्या हैं, तो वो नलकूप हैं। आपसे आगे क्वेश्चन क्या कहा गया है, आगे क्वेश्चन कहा गया है न्याय पंचायत में कुल नलकूप बताना है आपको, क्या बताना है, कुल नलकूप बताना है। और क्वेश्चन कहा गया है x = 1, अगर x = 1 हो तो नलकूपों की संख्या बताओ, नलकूपों की संख्या बताओ। देखिए पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है मैंने, केवल शार्ट में लिखने के लिए, बताने के लिए आपको मैंने लिख दिया है, क्वेश्चन लिखने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। देखिए एक न्याय पंचायत में 2x + 3 ग्राम सभाएं हैं, प्रत्येक ग्राम सभा में x² + 5x + 6 नलकूप हैं,
पहला प्रश्न तो है आपसे कुल नलकूप बताइए, और दूसरा प्रश्न है कि अगर आप x बराबर 1 रख दो तो नलकूपों की एक्चुअल में वैल्यू कितनी है, कितने नलकूप हैं वो आपको बताना है। तो सिंपल सा लॉजिक है भाई, ग्राम सभाएं कितनी हैं 2x + 3। तो ग्राम सभाएं अगर 2x + 3 हैं, प्रत्येक ग्राम सभा में नलकूपों की संख्या कितनी है, तो वो है x² प्लस का 5x प्लस का 6। कुल नलकूप पता करने के लिए इसका मल्टीप्लाई, यानी कि पहले इसका इससे गुणा, फिर इसका इससे, फिर उसका इससे, फिर ऐसे करके पूरे नलकूप पता चल जाएंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2x का x से गुणा करेंगे तो 2x³ हो जाएगा, प्लस 2x का 5x करेंगे तो 5 दूनी 10 x² आ जाएगा, प्लस 2x का अगर 6 से करेंगे तो 6 दूनी 12x हो जाएगा, यानी कि 2x का गुणा मैंने सबसे करा लिया। अब 3 का गुणा x² से कराएंगे तो प्लस का आ जाएगा 3x²। उसके बाद 5x का 3 से कराएंगे तो 5 3 15x हो जाएगा, ये हो जाएगा 15x प्लस 6 3 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कुल नलकूप आ जाएंगे आपके। कुल नलकूप कितने हैं तो वो देखिए, कुल नलकूप कितने हैं। बात करें x³ की, x³ वाला पद और कहाँ है, तो ये देखो कहीं है x³ वाला पद भैया, कहीं नहीं x³ वाला पद, तो ये हमारा ऐसे रहेगा 2x³ प्लस x² की बात करें तो x² यहाँ है, दोनों प्लस में जुड़ जाएंगे, 10 3 कितना हो जाएगा 13x²। अब बात करें x की, यहाँ 12x यहाँ 15x, तो 12 15 हो जाएंगे 27x, प्लस का बच गया 18, प्लस का क्या बच गया 18। ये पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया, यानी कुल नलकूप कितने आ गए 2x² प्लस का 13x² प्लस का 27x प्लस का 18। अब कहा गया यदि x बराबर 1 रख दिया जाए, अगर इसमें x बराबर 1 रख दोगे तो कुल नलकूप के जो संख्या है, जो गणितीय संख्या है वो कितना हो जाएगा। तो देखिए यहां पर रखेंगे 2 गुणे 1, 1 का स्क्वायर या क्यूब, 1 का स्क्वायर या क्यूब हमेशा क्या होगा क्यूब ही होगा, 1 का चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई करा लो 1 ही होगा। तो 2 1 कम 2 और प्लस का हो जाएगा 13 गुणे का 1, उसके बाद हो जाएगा प्लस का 27 गुणे का 1 और यहाँ हो जाएगा प्लस का 18। सबको जोड़ लीजिए, 2 1 कम 2 प्लस 13 1 कम 13 प्लस हो जाएगा 27 प्लस हो जाएगा 18, 18 तो 20 20 20 40 47 47 3 50 10 60, यानी क्या आ गया 60 नलकूप आ गए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 60 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर हो जाएगा, 60 हो जाएगा इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मस्त क्वेश्चन था, इससे पहले आप लोगों ने ये क्वेश्चन किया भी है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कहा गया 16 नंबर, ठीक है ना। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। आप कहोगे सर क्वेश्चन पेपर में तो 18 आते हैं, तो 2 क्वेश्चन मैंने कल की वीडियो में बताए थे जो 2018 में पूछे गए थे, तो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग टेंशन मत लिया करिए, ठीक है ना, टेंशन मत लिया करिए, आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा। बढ़ते हैं लास्ट नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है। तो लास्ट नंबर क्वेश्चन आपकी ऐसे एक आकृति बनी है, आपकी ऐसे एक आकृति बनी है, उसके अंदर एक आकृति बनी है, ठीक है ना, उसके अंदर एक आकृति बनी है, इसका नाम है ABC, ABC, और इसका नाम है आपका PQR, इसका नाम है P, इसका नाम है Q, इसका नाम है R। इसकी लंबाई दिया गया है 3 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई आपको दिया गया है कितना 2 सेंटीमीटर, ये दिया गया है 2 सेंटीमीटर, और इसकी लंबाई दिया गया 2.8 सेंटीमीटर, 2.8 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन क्या है तो सुनो, क्वेश्चन क्या कह रहा है 16 नंबर, तो सुनो क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR समरूप है, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR क्या है समरूप हैं, समरूप हैं, यानी इनका रूप क्या है समान है। तो हमसे पूछा क्या गया है PQR की शेष भुजाएं ज्ञात कीजिए, PQR की शेष भुजाएं ज्ञात कीजिए, त्रिभुज PQR की शेष भुजाएं ज्ञात करिए, शेष भुजाएं ज्ञात करिए। अब लगाइए क्वेश्चन को, भुजाएं ज्ञात करो, एकदम आसान क्वेश्चन है, नॉर्मल से क्वेश्चन है, आसानी से लगा सकते हो।
इस चित्र में देख लूं आप लोगों को चित्र दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ ठीक है, दिख रहा है। देखिए ए बी बराबर 2 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 2.8 सेंटीमीटर। तो हमको इस त्रिभुज की एरिया बताना है, इस त्रिभुज की पूरी भुजाएं बताना है, ठीक है ना। तो त्रिभुज कैसे हैं? समरूप हैं। त्रिभुज कैसे हैं? समरूप है। समरूप का मतलब सभी भुजाएं बराबर होंगी बस। तो अब बताइए इस क्वेश्चन को कैसे लगाओगे? बताइए इस क्वेश्चन को कैसे लगाओगे? कैसे लगाओगे भैया इस क्वेश्चन को? इसकी लंबाई दे दिया गया भैया 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसकी लंबाई भी 1.5 सेंटीमीटर दिया गया है। दो ही भुजा ज्ञात करना है। एक तो आपको पी क्यू बताना है, दूसरी आपकी पी आर बताना है। पी क्यू पी आर की लंबाई बताना है। पी क्यू पी आर की लंबाई बताना है। तो देखिए एक बात समझिए जरा, एक बात यहां पर मैं बात करूं ए बी भुजा की, यानी कि ए बी का अनुपात किससे कर देंगे? बी सी से कर देंगे। यहां पर समरूप का मतलब क्या होता है कि इसकी ये भुजा इसकी ये भुजा, यानी ए बी बराबर पी क्यू है, बी सी बराबर क्यू आर है, ए सी बराबर पी आर है। समरूप का मतलब यही तो होता है। तो हम अगर ए बी अनुपात बी सी कर दें, यानी कि ए बी अनुपात बी सी कर दें, तो इसका मतलब ये पी क्यू अनुपात क्यू आर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? कहने का मतलब पी क्यू अनुपात क्यू आर आ जाएगा, यानी दोनों भुजाएं बराबर भैया समरूप है। ये देखो तो बराबर कर दिया। वैल्यू पुट करिए, बस वैल्यू पुट करिए। पी क्यू नीचे लगाते हैं, नहीं समझ में नहीं आएगा। पी क्यू ए बी कितना है? ए बी बराबर देखिए ए बी बराबर 2 सेंटीमीटर, तो 2 और बटे बी सी कितना है? 3 सेंटीमीटर। 3 बराबर क्या हो जाएगा? पी क्यू कितना है? तो पी क्यू हमको बताना है, तो ये हो जाएगा पी क्यू बटे क्यू आर कितना है? तो क्यू आर है आपका 1.5। 1.5 है। सीधे यहाँ क्या कर लेंगे? तिर्यक गुणा कर लेंगे। तिर्यक गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1.5 दूना 3, ये हो जाएगा आपका 3, और इधर 3 पी क्यू हो जाएगा। 3 पी क्यू बराबर 3, तो पी क्यू बराबर कितना आ जाएगा? पी क्यू बराबर आ जाएगा 3/3, काटोगे तो 1 आ जाएगा, यानी पी क्यू कितना आ गया? 1 आ गया, यानी इसकी लंबाई कितनी आ गई? 1 आ गई। अब एक भुजा बची हमारी। कौन सी भुजा बची है? एक भुजा बची है। जो काम यहाँ किए हो वही काम वहां भी कर लो। यहाँ पर कौन कौन सी भुजा बात की है? देखो कौन कौन सी भुजा की बात की गई भैया? हमको ये भुजा बतानी है। कहने का मतलब ये ए सी और बटे में बी सी बराबर किसके हो जाएगा? पी आर बटे में बी क्यू आर, यही तो हो जाएगा। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा भैया? यहाँ हो जाएगा ए सी और बटे का क्या हो जाएगा? बी सी। ए सी बटे का हो जाएगा बी सी बराबर यहाँ हो जाएगा पी आर और बटे का क्या हो जाएगा? क्यू आर। पी आर बटे का क्या हो जाएगा? क्यू आर। मान रखिए ए सी कितना है? 2.8, तो यहाँ पर रखेंगे 2.8 बटे बी सी कितना है? 3 सेंटीमीटर, तो 3 बराबर का पी आर की हमको वैल्यू बताना है, तो पी आर रख देंगे, ये पी आर हो जाएगा। और बटे क्यू आर कितना है? 1.5, तो 1.5 आ जाएगा। क्या करेंगे? अगर तिर्यक गुणा करेंगे पी आर तो हो जाएगा 3 पी आर बराबर 1.5 और गुणे का कितना हो जाएगा? 2.8। 2.8 तो हो जाएगा। बस देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये 3 गुणे में इस तरफ आएगा तो बटे में हो जाएगा, बटे का 3 हो जाएगा। 1.5 से काटेंगे तो 2 बार में, और 2 से काटेंगे तो 1.4 आ जाएगा, यानी पी आर बराबर कितना आ गया? 1.4 आ गया, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1.4 आ गई। 1.4 और 1 ये शेष भुजाएं ज्ञात कर लिया। यही इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा, यानी 1 और 1.4 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। तो आज टोटल मैंने 16 क्वेश्चन किए। पेपर में तो टोटल आपके 18 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 2 क्वेश्चन मैंने कल की वीडियो में आपको बता दिए थे। कल की वीडियो देख लेना। और एक बात मैं जाते जाते क्लियर करा दूं, जितने भी लोगों को अगर समझ नहीं आता है मत देखिए वीडियो। जितने भी लोग सोचते हैं कि सर हमको ज़्यादा आता है तो वो भी मत देखिए। देखिए पहले तो पढ़ते नहीं हो, पहले तो आप लोग पढ़ते नहीं हो, उसके बाद जब बैक लग जाता है तब चलते हो तो वहाँ पर धरना प्रदर्शन करते हो, मैं फेल हो गया हूँ, मैं प्रमोट करो। पहले तो पढ़ते नहीं, फिर तो कहते हो प्रमोट करो, तो लाठी भी खाते हो। तो इससे अच्छा भैया पढ़ लो, टाइम है, प्रमोट होने का मुद्दा ही ना है।
पढ़ के नंबर पास करो, मेहनत से पढ़ाई करो, तब जाके अच्छी रैंक कर सकते हो। आप हमेशा इसी उम्मीदों में खोए रहोगे कि हम हो क्या, कुटवाएंगे और प्रमोट हो जाएंगे, है ना। तो इस गलतफहमी का शिकार मत होइए, पढ़िए, अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए कि मैं इतनी मेहनत करूंगा तो मैं इतने नंबर गेन कर सकता हूं, ठीक है ना। और जिनको पढ़ने में मन नहीं लगता है, जिनको समझ में नहीं आता है, वो डेफिनेटली मेरी वीडियो को मत देखा करिए। कई बार बताता हूं, जिनको समझ में आता है वही देखें। मिलते हैं नए नेक्स्ट वीडियो के साथ, कल एक नए पेपर के साथ, इससे पहले का पेपर सॉल्व कराएंगे। तब तक के लिए सभी साथियों को गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।